हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम एक बारी गो थ्रू करेंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक रिलेटेड, कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस कैसा होता है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें इन डेप्थ हम ट्राई करेंगे आज के वीडियो में कवर करने के लिए, जिससे कि कोई भी डाउट हमारे पास ना हो, क्योंकि अभी सीयूईटी आने वाला है और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भी आउट होंगे। तो अभी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमें ढंग से ध्यान रखना है, क्या कुछ एडमिशन पॉलिसी होती है, एडमिशन पॉलिसी में क्या कोई चेंज है, हर चीज़ को देखेंगे। चलो ठीक है, अब स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं तो चेक करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में इंट्रो में बात करी थी। तो देखो, नंबर वन डाउट जो भी कुछ बच्चों का रहता है कि क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले क्या होता था कि जो आपके एडमिशन होते थे वो होते थे आपके 100% बेस्ड अपॉन योर बोर्ड्स, कि आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज मार्क्स आए उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था। तो क्या अब भी कुछ ऐसा सीन है कि 80% या 90% सीयूईटी का स्कोर फिर बोर्ड्स का स्कोर, या ऐसा कुछ अभी चल रही हो बात कि इस सेशन से कुछ हो जाए? तो ये सब कोई आपको बोल रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन है वो आपका 100% सीयूईटी के स्कोर्स के ऊपर ही होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप इस एग्जाम के अंदर जितना स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। बोर्ड्स का कोई भी वेटेज नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि आपने बोर्ड्स में कितने स्कोर करे हो। पर हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप पास की है आपने क्लास ट्वेल्थ अपनी। यूं ना हो कि आप ट्वेल्थ पास ही नहीं की और आप सोच रहे हो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि हैं नंबर वन है हमारा एसओएल, जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। एसओएल के अंदर क्या होता है कि आपको बस आपके जैसे 2 सेमेस्टर होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में, वैसे ही होता है। 6 महीने में एक बार जाके आपको बस एग्जाम देने होते हैं। कैंपस वैम्पस कुछ नहीं होता, सॉल्व का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, और इसके लिए आपको सीयूईटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन ये सिर्फ होता है ओपन से डिग्री करना, अगर आपको पता हो तो ये सॉल्व प्रोवाइड करता है। फिर होता है एनसी वेब, ये विमेन के लिए होता है, इसके अंदर भी आपको सीयूईटी देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है जो होती है फॉरेन नेशनल, जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री से हैं और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होता है, और आपको उसके लिए सीयूईटी देना नहीं पड़ता है। आपका लगभग जितना आई नो अबाउट इट, तो नेपाल के जो नेशनल्स होते हैं उनका वहीं का जो बोर्ड होता है उसके स्कोर पे एडमिशन हो जाता है। जो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है वो यहाँ पे है कि यू शुड हैव पास योर क्लास ट्वेल्थ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है कि जब आपने अपनी क्लास ट्वेल्थ करी तो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर एनटीए रिकॉग्नाइज करता हो, उससे आपने पास करी हो। मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे देख रहे होंगे आप वीडियोस, आप श्योरली एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही हैं। इफ़ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम अ सीबीएसई वाला स्कूल, आईसीएससी वाला स्कूल, कोई स्टेट बोर्ड वाला स्कूल, या फिर ब्रिटिश बोर्ड भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंदर ही आता है इंडिया के अंदर। चलो, ये मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमन डाउट बच्चों का यही होता है कि जब एग्जाम देने जाएं, हम कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम दें। क्या हम अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने जा रहे हैं तो क्या हमें इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना जरूरी है? तो और हम आखिर कौन से एग्जाम दें, क्योंकि काफी बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं जबकि उन्हें बोला जाता है ना करने के। देखिए, आप सीयूईटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम देंगे जो आप बोर्ड्स में लिख के आएंगे। ठीक है, मतलब कि लेट्स से कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी क्लास ट्वेल्थ के अंदर, यानी कि बीएसटी, अकाउंट्स, मैथ्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपके पास है, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में सीयूईटी दे सकते हो। लेट्स से कि आपने फिजिक्स का भर दिया एग्जाम फॉर सम रीजन, कि मैं तो सीयूईटी के अंदर फिजिक्स भी दे के आऊंगा, आप पेपर दे के आ जाओगे, बट जब मेरिट का कैलकुलेशन होगा, जब सीयूईटी वाले आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे, तो उसके अंदर फिजिक्स का नहीं लेंगे स्कोर, वो सिर्फ उस एग्जाम का स्कोर लेंगे जो आपने क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम केवल वही एग्जाम भर रहे हैं जो हमने ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड्स के अंदर भी दिया है। चलिए, फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं, काफ़ी एक ये भी मैं बोलूंगा कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा ही पॉइंट है, क्योंकि साइंस के कोर्सेज का थोड़ा एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। होता क्या है कि साइंस के जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर इंग्लिश का जो स्कोर है आपका, दैट इज नॉट काउंटेड। ठीक है, आपको जो इंग्लिश का होता है सीयूईटी का एग्जाम, उसमें 30% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि होता है आपका अराउंड मिनिमम 30 है, कितना भी स्कोर कर सकते हो। 30 इज अराउंड 60 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है, तो वंस यू स्कोर्ड इतने मार्क्स, तो फिर आपका पेपर क्या होता है, क्वालिफाई हो जाता है चेक करने के लिए
और फिर आपके जो दूसरे डोमेन है वो आपके चेक होते हैं। अगर आपके 30% इंग्लिश के अंदर नहीं आ रहे हैं तो आपके आगे के जितने भी डोमेन है वो चेक ही नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं आएगा उनका। और फर्क नहीं पड़ता है चाहे आपके बाकी डोमेन्स के अंदर 200 200 200, अगर इंग्लिश में 60 में से कम नंबर है, 50 है, 51 है, 53 है, तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड लेट्स जस्ट से कि आपके इंग्लिश के अंदर 200 में से 200 भी है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस मिनिमम इतना स्कोर करना है, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बस हमें 30% स्कोर करना है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कोर्सेज जो कि हमारे आ जाते हैं, जैसे कि है हमारा मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स के जितने कोर्सेज हैं, और कब सीएस ऑनर्स का मतलब है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। इसके अंदर आपके इंग्लिश के स्कोर की 100% वेटेज होती है, वेटेज एज इन की कुछ स्कोर करने को नहीं बोले, बट आपके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं। आई होप कि मैं क्लियर था। चलिए, अब ये बात आ जाती है कि क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी इंक्लूसिव कॉलेज है, तो कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं है एग्जाम लिखने की। काफ़ी बच्चे ये डाउट होता है उनका, काफ़ी डाउट पूछते हैं बार बार कि मैं 3 4 साल ट्वेल्थ के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया, जबकि मेरी ग्रेजुएशन अब तक हो जानी चाहिए थी, 21 22 साल का हूँ, तो क्या अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम कोई भी बार नहीं है एज के ऊपर एग्जाम लिखने के, यानी कि कोई एज लिमिट हमारे पास CUET या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नहीं है। फिर से वही 0.5 को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो गैप ईयर, सर क्लास 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, वो पसंद नहीं आया, अब हमें क्या करना है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर रहा हूँ। तो अब उसका क्या प्रोसीजर है, क्या गैप ईयर वाले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी एडमिशन के अंदर, क्या क्या चीज़ें लगेंगी? तो देखिए, गैप ईयर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कोई एज लिमिट वाली चीज़ नहीं है, तो गैप ईयर की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आ जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारे पास बनते हैं SC ST का, EWS वाला भी, दो कैटेगरी, बट समझ जाइए कोटा है EWS का। उसके बाद आपका आ जाता है OBC NCL का, आपका PWD का, और आपका KM का। KM से मेरा मतलब है कश्मीरी माइग्रेंट। इन सब कैटेगरीज का कोटा का जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो आपको ध्यान रखना है कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का हो। और करंट फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब क्या है कि 31 मार्च 2024 को या 31 मार्च 2024 के बाद इशू करा गया हो, तो उसे बोला जाता है कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो आपको एक चीज श्योर करनी है कि आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट CUET में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में लगाएंगे, वो करंट फाइनेंशियल ईयर का हो, वो पिछले साल का फॉर्म, जो पिछले साल का सर्टिफिकेट है वो पिछले साल का ना हो, और आप करंट फाइनेंशियल ईयर का ही सर्टिफिकेट उसके अंदर अपलोड करेंगे, ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए और आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स पे, आप वो अवेल कर पाए। काउंसलिंग जो की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बाद, वो करी जाती है एक चीज से, जिसे हम कहते हैं CSAS पोर्टल, जो कि होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। CSAS पोर्टल का काम क्या है? देखिए, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने CUET का फॉर्म भर दिया था, बिल्कुल करेक्ट। हमने इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट भी कर दिया था, बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा एडमिशन अब DU में हो जाना चाहिए। टेक्निकली ये चीज़ गलत है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपने CUET का फॉर्म भर दिया, वेरी मोस्ट और सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोसीजर के अंदर, वो यही होता है। और आपको इस फॉर्म के अंदर DU भी सिलेक्ट करना है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद के फॉर्म्स निकालती है। हाँ, CUET का फॉर्म भर दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरना होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भरोगे तो उस वेबसाइट को या फिर उस पोर्टल को कहते हैं CSAS पोर्टल, जहाँ पे जाके आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। और और जो CSAS पोर्टल है वो क्या करता है कि जो आपका CUET का स्कोर है, वो अपने आप इसको लिंक कर लेता है और यहाँ से सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी उठा लेता है। ठीक है। तो एक चीज का ध्यान देना है, सिर्फ CUET का फॉर्म भरने से DU में एडमिशन नहीं मिलेगा, हमें CSAS का जो पोर्टल के ऊपर फॉर्म आता है वो भी हम फिलअप कर रहे होंगे। सर, मेरे पास तो क्लास 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, बट मेरा मन है कि मैं अभी क्या करूं, DU से जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं। पहले क्या होता था, DU के अंदर जब बोर्ड्स पे एडमिशन मिलता था तो होता था कि कुछ कोर्सेज के अंदर स्ट्रीम चेंज करने के ऊपर आपको पेनल्टी लगाई जाती थी, अराउंड आई थिंक 1.5 से 2% की। परसेंट एज इन मैं अभी समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप साइंस के बच्चे थे, आप इकोनॉमिक्स नहीं था, और आपको करना था इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो था क्या कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी थी कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए, वो फिल हो गई क्योंकि आप साइंस के बच्चे थे।
पर होता क्या था कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं था क्लास ट्वेल्थ के अंदर, तो लेट्स से आपके 99% मार्क्स थे, तो 2% की पेनल्टी लग के 97% मार्क्स हो जाते थे। तो यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके नंबर हो गए 97%। स्कोर आपने 99 करा, पर आपके पेनल्टी लग के 97 हुए, और इसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता था फिर। लेकिन सीयूईटी ने ये सबसे बड़ी दिक्कत सॉल्व कर दी, और अब ये बिल्कुल भी कहीं पर भी बाधा नहीं डालेगा आपके एडमिशन के अंदर, क्योंकि अब स्ट्रीम चेंज करने के बाद भी कोई पेनल्टी नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करो। इसी सेम एग्जाम्पल को लेते हैं कि मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, या ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। अब ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए क्या मुझे पेनल्टी लगेगी फिर से 1.5-2% की, या कुछ 4-5% की, या कुछ मार्क्स कम होंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एम यानी कि मैथ्स था ट्वेल्थ में, तो आप 100% एलिजिबल हो। और आपका जो मेरिट कैलकुलेशन होगा, वो जो पहले बताया था आपको ऊपर पॉइंट में, कि जो ट्वेल्थ में बोर्ड्स हैं, वो मार्क वही सेम सब्जेक्ट्स को जब आप सीयूईटी में लिखेंगे, तो जो सीयूईटी का स्कोर है 100%, उसके बेस पे ही आपको कोर्स मिल रहा होगा। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि सर, काफी बच्चे ये चीजें भी करते हैं कि मेरा मेरिट कैलकुलेट कैसे होगा, तो वो भी बताते हैं आपको। मेरिट कैलकुलेशन करा जाता है जो कोर्सेज आपने ऑप्ट करे हैं, किसके अंदर, सीएसएस पोर्टल के अंदर। ऑप्टेड कोर्सेज से मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने करा बीए प्रोग्राम को सिलेक्ट करा, आपने बीकॉम ऑनर्स को सिलेक्ट करा, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब लेट्स से कि बीए प्रोग्राम का जो मेरिट कैलकुलेशन है वो दो तरीके से जाता है। ठीक है, एक हो जाता है 700 मार्क्स के ऊपर, और एक हो जाता है 800 मार्क्स के ऊपर। तो कुछ प्रोसेसेस को लगा के दो तरीके से मेरिट कैलकुलेशन होता है, बीए प्रोग्राम का सिर्फ, और कुछ और भी कोर्सेज का। तो आपका जिसमें भी ज्यादा स्कोर बनता है, आपके उस हिसाब से मेरिट कैलकुलेट होता है। यानी कि आपका बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के हिसाब से हो सकता है कि आपका स्कोर हो इतना, और वहीं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो, और जो बीकॉम ऑनर्स है वो है 800 मार्क्स के जो मेरिट कैलकुलेशन है, और हो सकता है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स में आपका जो मेरिट कैलकुलेशन हो वो कुछ इस प्रकार हो, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेम तरीका है, बीए प्रोग्राम का थोड़ा अलग जाता है। और मेरिट कैलकुलेशन लेट्स से कि आपने 3 4 5 6 बहुत सारे एग्जाम्स लिख दिए सीयूईटी के अंदर, तो एक चीज आपकी फिक्स रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के एडमिशन के लिए, होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो 7 में से जो 6 सब्जेक्ट्स बच गए, इनमें से जो भी आपका हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर बन सकता है, आपको कहीं फिल नहीं करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका जो पोर्टल है, उनका जो सिस्टम है, वो अपने आप ही क्या करते हैं कि इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर से बेस्ट सब्जेक्ट्स अपने आप पिक कर लेते हैं, ताकि आपका हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हो, और हाईएस्ट स्कोर आपका आपके ऑप्टेड सब्जेक्ट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो के अंदर। और भी कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शंस हमेशा खुले हैं। ठीक है, आप कमेंट्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ऑल्सो वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर कोर्स फॉर सीयूटी 2024, जिसके लिए आपको और कुछ भी जो भी जानकारी चाहिए, यू कैन ऑल्सो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर।